ठीक है, ये ऊपर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। आज हम लोग ना वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट करेंगे और उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा ड्रिल डाउन करेंगे वर्चुअल मशीन को। अभी आप लोगों ने कुछ लोगों ने वर्चुअल मशीन वगैरह क्रिएट ऑलरेडी कर रखी होगी, है ना। बट हम लोग और उसके हर एक पहलू में जाके अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोगों को आईपी असाइन होती है, और साथ के साथ में डायग्राम बनाऊंगा और अपडेट करता जाऊंगा। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने डिस्क टाइप होते हैं और एक वर्चुअल मशीन को वेब सर्वर कैसे बनाते हैं। तो अपना आज का कंप्लीट प्रैक्टिकल रहेगा, और जो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा तो आप अपने नोट्स में डालना होगा। ठीक है, मैं पेंट ओपन करता हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है वो। कोई मुझे बता सकता है कि रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? क्या डेफिनेशन बताई थी रिसोर्स ग्रुप की? रिसोर्स ग्रुप क्या है? मैंने बेसिकली लास्ट लेक्चर में बताया था ना। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो ना? रिवाइज करते चलो, शायद में अभी होता जाएगा तो पता नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे। Group of resources like हाँ, virtual machine, रिसोर्स, virtual network, storage and all. हाँ। सो बेसिकली रिसोर्स ग्रुप इज अ कंटेनर। पूछा नहीं जाता उसमें क्या कहते हैं, बट पूछ ले तो पता भी होना चाहिए। हाँ, रिसोर्स ग्रुप इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स ऑल द resources for a particular और required क्लाउड टास्क जो भी हमारे पास है। तो कंटेनर जो भी हमारे रिसोर्स बनेंगे, जो भी हमारे रिसोर्स क्रिएट होंगे वो एक रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट होंगे, है ना। और वो रिसोर्स ग्रुप बेसिकली कंटेनर होता है। तो हम वर्चुअल मशीन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप को मैं बहुत आराम से चलूंगा, क्योंकि ये वाला आपको समझ में आना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन होता है ना। तो रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि हमने कोई भी रिसोर्स बनाना है तो पहले रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, या ऑलरेडी मेरे पास रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए जिसमें कि मैं रिसोर्स क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप बनाने के बाद अगर मैं वर्चुअल मशीन बनाने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली वो एक, जब हमने आईपी एड्रेसिंग वाली क्लास पढ़ी थी, तो वर्चुअल नेटवर्क में हम कोई भी सर्वर डिप्लॉय कर पाते हैं, क्योंकि वर्चुअल नेटवर्क में अगर सर्वर नहीं है तो वो सर्वर अगर कनेक्टेड नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन हम रन नहीं कर पाएंगे या एक्सेस नहीं होंगी, अगर वो वेब सर्वर है या कोई यूजर उसे एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बोला था। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर उसके बाद में एक वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा। वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क बनाने के बाद भी, वर्चुअल नेटवर्क जब हम क्रिएट करते हैं तो मैंने दिखाया था कि यहाँ वहाँ पे एक सबनेट बनाते हैं, है ना, सबनेटिंग करते हैं। डायरेक्ट वर्चुअल नेटवर्क में हम ऐड नहीं करते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक सबनेट बनाऊंगा। सबनेट बनाऊंगा, वर्चुअल नेटवर्क का मैं एक रेंज दूंगा, है ना, और उसमें सबनेटिंग करूंगा तो सबनेटिंग का भी एक मैं रेंज दूंगा। हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद सबनेट का जो रेंज होगा, सबनेट के बाद मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। ये लैपटॉप बहुत दिक्कत दे रहा है ना। वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। वर्चुअल मशीन है मेरी, ये वर्चुअल मशीन को मैं क्या देता हूँ, वेब सर्वर क्या देता हूँ आज, वेब सर्वर। वीएम का नाम अभी नहीं दिया मैंने, मैं अभी दे देता हूँ इसे, वीएम बोल देता हूँ डायरेक्ट, वीएम। ठीक है, ये मेरी वीएम हो गई। वीएम में
एक ना वीएम किससे कनेक्ट होगी, मेरी सबनेट से कनेक्ट होगी, है ना। इसीलिए तो मैंने बताया था ना कि आईपी असाइन होती है। तो यहाँ पे ना वीएम में क्या होगा, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, वो बेसिकली ये सबनेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये जो कनेक्टिविटी होगी वीएम की वो सबनेट की होगी, सबनेट से होगी। और सबनेट किसका होगा पार्ट, वर्चुअल नेटवर्क का होगा। और सबनेट की जो आईपी रेंज जो हम डिफाइन करेंगे, उस आईपी रेंज वर्चुअल आईपी एड्रेसिंग में हमने कहा था ना कि जब मैं बोलूं कि आईपी रेंज का मतलब क्या है, तो आपको इस क्लास के बाद पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्रिएट करूंगा तो एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा। तो आईपी, उस आईपी रेंज से एक आईपी आपकी इस वर्चुअल मशीन को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं उसी सबनेट में एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, एक और मान लो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो एक और आईपी रेंज यहाँ पे मिल जाएगी उसे, उस वर्चुअल मशीन को। ठीक है, अभी पहले हम इसी को करते हैं छोटा सा अपना प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए पहले मैं रिसोर्स ग्रुप में गया और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट के लिए ठीक है, रिसोर्स ग्रुप में कुछ भी नहीं करना होता। रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दो, लाइक मैंने दे दिया रिसोर्स ग्रुप का नाम आरजी, या मैं दे देता हूँ माई फर्स्ट आरजी। ठीक है, और मैं इसे बना रहा हूँ, जो मेरे रीजन है वो मैं बना लेता हूँ उसे ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में बना लेता हूँ, या इसमें बना लेता हूँ मैं सेंट्रल यूएस में बना लेता हूँ। ठीक है, सेंट्रल यूएस में जो डेटा सेंटर एज्योर का है, वहाँ पे ये वर्चुअली क्रिएट होगा, है ना। कोई हार्डवेयर वगैरह नहीं होता, ये वर्चुअल ग्रुप होता है। तो उसके बाद जो भी मैं रिसोर्स इसमें क्रिएट करूँगा वो सेंट्रल यूएस में ही क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, अभी बताओ रिव्यू क्रिएट। ठीक है, इसमें इतनी है, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए रिसोर्स ग्रुप मैंने नाम दिया और उसका रीजन मेरे को पता है, तो मैंने रिव्यू क्रिएट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे डायग्राम अपडेट कर लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने क्या दिया, अभी हमें क्या क्रिएट करना है, वर्चुअल नेटवर्क एक क्रिएट करना है। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क में मैं क्या करूंगा, रिसोर्स क्या कहते हैं अपने एक सर्विस है वर्चुअल नेटवर्क, तो वर्चुअल नेटवर्क भी यहाँ से मैंने सेलेक्ट करूंगा। जो वर्चुअल ऐसे ही देखो इतना सा डाला VIRTU, ऐसे यहाँ पे दिखाई देने लगा वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क पे मैंने गया और यहाँ से मैंने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट पे क्लिक किया। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क। अब हमें सबसे पहले जो भी हम रिसोर्स बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले ना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस रिसोर्स ग्रुप में बना रहे हैं। तो अभी मेरे पास एक ही रिसोर्स ग्रुप है, माई फर्स्ट आरजी। ये वाला जो रिसोर्स ग्रुप होता है नेटवर्क वॉचर आरजी, ये एजोर अपना आप बना के रखता है, आप डिलीट कर दोगे तो फिर बन जाएगा। तो अभी मैं माई फर्स्ट आरजी में जाता हूँ, अपना इसमें वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करूँगा। राइट, तो वर्चुअल नेटवर्क के लिए मैंने रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। इंस्टेंस नेम मतलब वर्चुअल नेटवर्क का नाम, तो मैं डाल देता हूँ VNet01। ठीक है, VNet01। और ये सेंट्रल यूएस, उसने जब मैंने ये सेलेक्ट किया ना तो सेंट्रल यूएस कर लिया। आप किसी और में ये नहीं बना पाओगे, सेंट्रल यूएस में ही बना पाओगे, क्योंकि आपका रिसोर्स ग्रुप सेंट्रल यूएस में ही है। ठीक है, यहाँ से एक और हम रिसोर्स ग्रुप, अगर मेरे पास ये रिसोर्स ग्रुप नहीं होता, मैं डायरेक्ट वर्चुअल नेटवर्क पे आता और मैं यहाँ से भी मैंने जो अलग से क्रिएट किया था ना, मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता था। यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू करता, नाम डाल देता माई फर्स्ट आरजी और ओके कर देता। ठीक है, अभी भी मैं एक कर सकता हूँ, अगर मेरे को दूसरा वर्चुअल नेट रिसोर्स ग्रुप बनाना है, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम देके और दूसरा रिसोर्स ग्रुप भी बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चलो अभी बाद में बनाएंगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये था, अब मैंने इसे कर दिया रिव्यू ग्रेड।
सॉरी अभी क्या नहीं, अच्छा ये वर्चुअल नेटवर्क है, तो अभी नेक्स्ट आईपी एड्रेस है ना, या इधर से भी जा सकते हैं हमें और इधर से भी जा सकते हैं, नेक्स्ट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या है, आईपी एड्रेस अभी क्या है मेरे पास, ये 10.0.0.0/16 है ना, तो ये क्लास बी का है। तो मैं इसे क्लास सी का अगर मेरे को लेना है तो यहाँ पे मैं /24 कर दूंगा, है ना, तो मेरी ये वाली जो पहली 3 बिट रिजर्व हो जाएंगी और मैं केवल यहाँ पे चेंज कर पाऊंगा। तो अभी मैं लेता हूँ इसे क्लास बी का 10.0.0.0/16 का मतलब है मेरी ये वाली जो 2 बिट है उन्हें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना। मैं 0.0 भी ले सकता हूँ, /16 कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1.0/16। अच्छा मैंने ये ऑलरेडी यूज कर रखा है ना दूसरे उसमें ना, यही अभी मैं यही ले लेता हूँ। तो अभी क्या है 10.0.0.0, यहाँ पे जब मैं अभी सबनेटिंग करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी /16 का मतलब समझ में आया ना, ये 2 डिजिट मेरी फिक्स रहेंगी, है ना, 2 डिजिट मेरी चेंज हो सकती हैं। तो /16 मैंने आईपी एड्रेस ले लिया, इसका फुल रेंज ले लिया, एड्रेस स्पेस ले लिया अपने वर्चुअल नेटवर्क का। और इसके बाद साथ के साथ में मेरे को यहाँ पे एक सबनेट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सबनेट क्रिएट करूंगा, ऐड सबनेट। सबनेट का मैं नाम दूंगा यहाँ पे सबनेट 01, और एड्रेस स्पेस में मेरे को अभी एक ही वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो अभी मैं क्या इसी की एड्रेस रेंज से, जैसे 10.0 ये मेरे फिक्स रहेंगे। और मैं देखो 0.0 भी ले सकता हूँ, 0.0 और /24 अगर मैं लेता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, जो मैंने आईपी एड्रेसिंग क्लास कराई थी वो केवल यही वाले स्टेप के लिए कराई थी, पूरी समझाई थी। यहाँ पे मेरा एड्रेस ये दोनों फिक्स है, ठीक है, ये दोनों फिक्स है। 10.0.0.0 एड्रेस स्पेस इसका था, /16। तो अभी जब मैं सबनेटिंग करूंगा तो ये दोनों चीजें फिक्स रहेंगी, 10.0 और 0.0 में मैं वेरिएबल कर सकता हूँ। जैसे 0 अगर मैंने ये लिया 0.0/24, तो मेरे को आईपी एड्रेस कितने असाइन हो रहे हैं, 251, 5 रिजर्व हैं। अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे तब भी काम करेगा, क्योंकि ये इसके एड्रेस स्पेस पे ये आईपी आती है। मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि ये आईपी इस एड्रेस रेंज में आएगी कि नहीं आएगी, तो आप लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। अभी अगर मैं क्या करूं 10.1 यहाँ पे ले लूं, 10.1 ये मेरा फिक्स हो गया, है ना। 10.1.0.0 यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे केवल ये वाले फिक्स वाले में कर सकता हूँ, ये भी मैं आईपी रेंज ले सकता हूँ। तब मैं यहाँ पे क्या लूंगा 10.1.0.0 लूंगा, 10.1.1। मैं यहाँ पे 10.1.0 लूंगा और 1 की रेंज चलूंगा, ठीक है। अभी मैं 10.0.0 से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा ये दोबारा ये एरर इसलिए आ रहा था, यहाँ दोबारा से मैं ऐड सबनेट करूंगा तो वो आ जाता सही, ठीक है। तो वहीं पे चेंजेस हो रहे हैं ना, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं 10.0.1.0/24 ले रहा हूँ, ठीक है, सबनेट। तो जब ये /24 लिया, तो /24 का मतलब क्या बताया था मैंने कि 251, यहाँ पे 251 + 6 यानी 32 में से 24 माइनस करो, 32 में से 24 माइनस, तो हाँ 8 आया, तो 2⁸ वो मेरे को आईपी मिलेंगे, है ना? अगर मैं यहाँ 30 करता हूँ, 32 माइनस 30, है ना, 32 माइनस 30 का मतलब हो गया 2, 2 है ना, 2⁴ हो गया। तो यहाँ पे हमें मुझे कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि 5 ऑलरेडी रिजर्व है। अगर मैं यहीं पे मैं करता हूँ 29 में देखो 2⁵ आया, 32 माइनस 29, है ना, तो 8 आया वो।
तो 8 में 5 रिजर्व में मैं 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाऊंगा इसके अंदर, 3 आईपी मिल रही है ना, तो मैं 3 कर पाऊंगा। अगर मैं 28 लेता हूं तो 2 टू पावर 4 आ गया 16, 16 में 5 रिजर्व है और 11 मैं इसमें वर्चुअल मशीन या सर्वर में क्रिएट कर पाऊंगा। ये वाला क्लियर है ना पार्ट, जो हम लोगों ने पिछली बार एक्सरसाइज की थी, बेसिकली इसी स्टेप के लिए की थी वो। यस यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अभी ऐड कर देना। जब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा सबनेट दिखाई देने लगता है। ठीक है, अभी कुछ भी, अब रिव्यू क्रिएट कर सकते हैं ना, ऐसे रिव्यू क्रिएट। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह में कुछ नहीं करना, टैग में डायरेक्ट रिव्यू क्रिएट करो। तो देखो मैं थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ अपना डायग्राम दोबारा से, इसे रिव्यू क्रिएट होने दो। मैंने एड्रेस स्पेस लिया था इसका 10.0 वर्चुअल नेटवर्क पर, मैं इसे डाल देता हूँ। ठीक है, और सबनेट का मैंने लिया 10.0.024, तो 28 ले लिया। चलो, सबनेट का आईपी रेंज हो गया 28। 28 में मुझे कितने मिल रहे हैं? 2 to the 4 16 और 5 11 है ना, 11 वर्चुअल मशीन में क्रिएट कर सकता हूँ इसमें। तो जो वर्चुअल मशीन होगी जब मैं क्रिएट करूंगा तो इसी सबनेट के आईपी रेंज से एक आईपी मेरे को यहाँ पे असाइन हो जाएगी, और वो कहाँ होगी? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। मैं दिखाऊंगा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, देखो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आईपी जो है ना वो यहाँ पे असाइन हुई है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड शॉर्ट में बोलते हैं एनआईसी। ठीक है, एनआईसी पे कोई भी आईपी जो सबनेट से होती है वो एनआईसी पे अटैच होती है, राइट। अभी एक मैंने सबनेट बना लिया, ठीक है, इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क को सबनेट बन गया। इसे क्रिएट हो जाने दो। एक मिनट होल्ड करना भैया। ठीक है, तो ये वर्चुअल नेटवर्क मेरा क्रिएट हो गया और मैंने ये यहाँ पे ये, और इसमें सबनेट ये बन गया मेरा वर्चुअल नेटवर्क। तो मैंने सेम चीज अपडेट कर दी। अब मैं देखो एक ही वर्चुअल नेटवर्क में मल्टीपल सबनेट में बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आईपी यहाँ पे 65536 है ना। तो यहाँ पे मैंने यूज कितनी की है? केवल और केवल 16 आईपी यूज की है। तो मैं बाकी सबनेट भी इसके अंदर और भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं वर्चुअल नेटवर्क में जाऊं, सबनेट यहाँ पे ना वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मुझे सबनेट दिखाई देगा। मेरा ये सबनेट था। देखो अभी कितनी अवेलेबल आईपी कितनी दिख रही है? 11 दिख रही है ना। अगर मैं जब एक वर्चुअल मशीन अभी क्रिएट करूंगा, फिर मैं आऊंगा यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क में सबनेट में आऊंगा, तो वो दिखाएगा अवेलेबल आईपी 10।
फिर एक और करूंगा तो दिखाएगा 9। ऐसे करके मैं 11 वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। साथ में मैं एक और सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाम देता हूँ सबनेट 02, यहाँ पे एड्रेस स्पेस इसका दे दूंगा दूसरा, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा जैसे। चलो जब ये अगले प्रैक्टिकल में बताऊंगा, अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे मल्टीपल सबनेट बना सकते हैं। और मल्टीपल सबनेट का जो मैंने बताया था कि रीजन क्या है सबनेटिंग का, कि हमें पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर मशीन्स पे कोई स्पेसिफिक रूल लगाने हैं, तो हम स्पेसिफिकली उन पर्टिकुलर सबनेट पे लगा सकते हैं। वो पूरी वीनेट की रेंज में नहीं लगेगा, तो हम लोग बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना ये वाला पार्ट। अब हम बनाएंगे वर्चुअल मशीन। ठीक है, अपने डायग्राम के हिसाब से अब मैं वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। मेरे पास रिसोर्स ग्रुप में वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट ऑलरेडी हैं। तो कैसे रूल लगाते हैं, है ना, एनएसजी रूल्स होते हैं, आईएसजी रूल होते हैं, तो मैं वो बताऊंगा। एक लेक्चर उसका सेपरेट रहेगा कि सबनेट पे कैसे रूल लगाते हैं, वर्चुअल नेटवर्क पे कैसे सिक्योरिटी रूल लगाते हैं। अब आ जाओ वर्चुअल मशीन, है ना। वर्चुअल मशीन मुझे क्रिएट करनी है, तो यहाँ देखो अभी तो मैंने क्रिएट कर रखी थी इसलिए दिख रही है। मैं यहाँ से फिर से वर्चुअल मशीन, जो भी मुझे रिसोर्स बनाने हैं ना, वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन के लिए यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, एज़्योर वर्चुअल मशीन। आ जाने दो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मेरा यही है एज़्योर। अब रिसोर्स ग्रुप कौन सा था मेरा, माई फर्स्ट आरजी। देखो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आऊँ सीधे, मैं ना ही मैंने वर्चुअल नेटवर्क बनाया हो, ना ही मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया हो, मैं डायरेक्ट वर्चुअल मशीन पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू, यहीं पे मैं रिसोर्स ग्रुप भी बना दूंगा। और जब नेटवर्किंग में आएंगे तो मैं वर्चुअल नेटवर्क बना दूंगा, वैसे भी कर सकता हूँ। बट ये मतलब इससे ईजी रहता है थोड़ा सा ना, थोड़ा बनाने में आपको ईजी रहेगा, आपको पता रहेगा कैसे चीज़ें बना रहे हो। तो वर्चुअल मशीन का नाम मैं दे देता हूँ इसका वेब सर्वर, क्योंकि हम वेब सर्वर भी इसमें बनाएंगे, कैसे होगा तो। ठीक है, वेब सर्वर मैंने नाम दे दिया, वेब सर्वर 01। सेंट्रल यूएस इसने ऑलरेडी रीजन ले रखा है एज पर द रिसोर्स ग्रुप, तो यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑप्शन। एक मिनट, ठीक है। अवेलेबिलिटी देखो, अवेलेबिलिटी ऑप्शन में जो क्लाउड का एक मेजर बेनिफिट है, हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोई भी डिजास्टर से बचाता है ना। अगर मेरा कोई सर्वर है उसमें कुछ अगर सर्वर क्रैश हो जाएगा तो ऑलरेडी मेरे पास डेटा रहेगा, है ना। मेरा सर्वर वर्किंग रहेगा, मीन्स 99.99% अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑप्शन है, उसके थ्रू प्रोवाइड करता है ना। अवेलेबिलिटी के लिए एक लेक्चर में लूंगा, अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन मैं डिस्कस करूंगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन करूंगा। चलो ठीक है ना। और अवेलेबिलिटी सेट का क्या, कैसे वो मतलब अपने हार्डवेयर लेवल पे कैसे अपने सर्वर को सिक्योर करता है वो बताऊंगा। अवेलेबिलिटी जोन में कैसे डिफरेंस क्या है सेट और जोन में वो बताऊंगा, और कैसे वो अपने रिसोर्सेज को अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, अपना रिसोर्स कैसे हाईली अवेलेबल रहते हैं। वर्चुअल मशीन स्किल सेट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में,
है ना, कि यहाँ पे हम कैसे अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन अपने प्रॉपर वो होंगे क्लास उसका मतलब, ठीक है। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड रहेगा, इसमें कोई चक्कर नहीं है। इमेज देखो जब भी, हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा है क्या? प्रतीक म्यूट करो भाई। ठीक है, तो जब भी हमें कोई सर्वर बिल्ड करना होता है और या मेरे को लैपटॉप भी मान लो लेना हो, तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं शॉप पे जब जाता हूँ तो मैं, या कंप्यूटर रिसोर्सेज, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को कितने कैपेसिटी का या कितने कंप्यूट रिसोर्सेज की वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, या मेरे को कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप मुझे मार्केट से खरीदना है, या अपना सर्वर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज में क्या आता है, मेरी रैम आती है, OS डिस्क आता है ना, और अपना ये क्या कहते हैं, इमेज कौन सी होगी, मतलब मेरे को पता है ना कि मैं कौन सा i5 मेरे को लेना है, प्रोसेसर कौन सा लेना है, i5 लेना है, i7 लेना है। ऐसे ही यहाँ पे जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो इमेज, मेरे को विंडो सर्वर चाहिए या उबुंटू सर्वर चाहिए, है ना। ये अपने पास ऑप्शन होता है, डिफरेंट जनरेशन जो इनकी हैं, उबुंटू की या विंडोज की, तो हमें यहाँ पे ये सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो जब भी अपने पास रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर से, तो वो बताता है कि मेरे को ये वाला विंडोज सर्वर 2016 चाहिए या 2019 चाहिए, या जो भी हो वो बताएगा, ठीक है। तो मैं अभी विंडोज सर्वर 2016 ले लेता हूँ, ठीक है। ये पहले ऑप्शन नहीं आता था वीएम आर्किटेक्चर का, अभी आने लगा है। तो अभी इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ARM में और 64 में। 64 का जो है ना वर्चुअल मशीन, देखो एज्योर प्रोवाइड्स अ चॉइस ऑफ क्रॉस 64 और ARM 64 बेस्ड वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो अगर मैं ARM बेस्ड ले रहा हूं तो देखो ये कह रहा है VM प्रोवाइड द मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी वाइल ARM बेस्ड VM प्रोवाइड, ARM बेस्ड VM में 50% बेटर प्राइस परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। तो आपको प्राइस अगर थोड़ी सी कंपेटेबल अपने हिसाब से रखनी है तो आप ARM 64 ले सकते हो, जहां पे आपको पता है कि मेरे को स्पेसिफिक ही केवल एप्लीकेशन रन करनी है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि मेरे को मल्टीपल एप्लीकेशन रन करनी है, वो आराम से हो जाएंगी, है ना। बट आपको पता है कि यार मेरे को सर्वर में ना यार पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशन रन करनी पड़े, तो मेरे को ना सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। तो मैं ARM, तो मैं क्या लूँगा, ARM 64 लूँगा, नहीं तो मैं यही है ना, ARM 60 देन द कंपेटेबल VM provide the most software compatibility while ARM based provide, है ना। तो ARM based में मैं जब मेरे को सॉफ्टवेयर की कंपेटिबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो मैं 64 वाला लूँगा, और जब मेरे को वो चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो मैं ARM 64 ले लूँगा। तो अभी देखो कि ये सेंट्रल यूएस में आपके पास ऑप्शन भले ही दे रहा है बट हाईलाइट नहीं हो रहा, तो अभी आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन कि आप दोनों में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। शायद ऑस्ट्रेलिया में दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कोई बना के देखना जब आप बनाना, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं 64 ही ले ले रहा हूँ। अभी आती है साइज, है ना। साइज का मतलब कि मेरी जो VM टाइप होगी वो कौन सी होगी। साइज में हम क्या डिफाइन करते हैं कि मेरी VM टाइप, डिफरेंट टाइप की वर्चुअल मशीन होती हैं, जैसे टाइप A, टाइप B, ठीक है। टाइप A होती है VM, टाइप B होती है, टाइप D होती है, टाइप E होती है ना, M टाइप होती है, N टाइप होती है, ऐसे है ना डिफरेंट टाइप की। जैसे मैं ये बताऊंगा आपको, अलग से ये बताऊंगा। टाइप A होती है जो मेरे को छोटे से नेटवर्क चाहिए, लाइक मेरे को 20 सर्वर चाहिए, है ना, तो मैं टाइप A भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। B टाइप मैं सिलेक्ट जब करता हूँ तो मैं जब टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करता हूँ तो टाइप B यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव
मेरी ये टाइप है ना, सबसे कम बिल आता है। डेटा डिस्क, अगर मेरे को डेटा सर्वर बनाना है तो मैं डी यूज कर लूंगा, है ना। ऐसी EMN हाई कॉन्फ़िगरेशन का और इंटरनेट का या ग्राफिक सपोर्ट का ऐसा रहता है इन लोग इन VM का, तो अलग अलग स्पेसिफिकेशन है इनकी। तो मैं ये वाला टाइप बताऊंगा आपको जब वर्चुअल मशीन का डिस्क को एडिशन और डिलीशन करना बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझ के चलो कि साइज जब हम लेते हैं तो यहाँ पे पहले तो हम टाइप सेलेक्ट करते हैं कि देखो, जब भी हम लोग एनवायरनमेंट में काम करते हैं तब तो हमें पता होता है कि कस्टमर बोलता है कि ये वाली टाइप में मतलब ये वाला ले लो वर्जन, तो उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बट अगर आपसे पूछा जाए और आप इंटरव्यू में, तो आपको बताना पड़ेगा कि डी टाइप की हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए, बी टाइप की हम यूज़ करते हैं हाँ टेस्टिंग पर्पज के लिए, ए टाइप की हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे छोटा सा लोकल नेटवर्क चाहिए, मेरे को 15-20 सर्वर का चाहिए, 10 सर्वर का चाहिए, है ना, तो हम ए टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में क्या है, अगर मैं देखो यहाँ पे सी ऑल साइज करता हूँ, ठीक है, इसके साथ में डिफाइन होती है कि इसकी कंप्यूटेबल मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कंप्यूट रिसोर्सेज इसके कैसे रहेंगे। देखो ये डिफरेंट टाइप की वर्चुअल मशीन है, ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको डी डी है, डी सीरीज है, ठीक है, डी सीरीज है जनरल पर्पस, और बी सीरीज भी है, इसमें ई सीरीज है। तो ये सारी सीरीज आपको दिख रही है ना, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ इसीलिए। अभी देखो इनमें डिफरेंस क्या है, हर एक सीरीज का एक अलग है ना नॉमेनक्लेचर है, और दूसरा इसमें है ना जो इसकी कंप्यूटर रिसोर्सेज है लाइक रैम, है ना, रैम इसकी कितनी है, 4 GB रैम है। अगर मैं B2S लेता हूँ तो इसकी रैम है 4 GB। इसमें मैं डेटा देखो, अभी डिस्क का पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा डिस्क क्या होता है अपना। बेसिकली यहाँ पे जो डिस्क की बात हो रही है, वो डिस्क की बात हो रही है मेरी क्या कहते हैं, OS डिस्क की, जो मेरी अगर आप नॉर्मल अपने लैपटॉप में करोगे तो वो सी ड्राइव होती है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है सी ड्राइव की। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पे डेटा डिस्क की बात हो रही है, जो मेरी डी और ई ड्राइव होती है, डेटा डिस्क है ना ये, ठीक है, सी ड्राइव होती है OS डिस्क। तो अभी क्या है यहाँ पे ये वाला जो, अगर मैं B2S सेलेक्ट करूंगा तो 2 कोर CPU होगा, 2V कोर CPU होगा, 4 GB मेरे को रैम मिलेगी, और मुझे 4 डेटा डिस्क में ऐड कर सकता हूँ। OS डिस्क तो मेरी रहेगी OS डिस्क मतलब कि सी ड्राइव, है ना, और डेटा डिस्क में 4 ऐड कर सकता हूँ, लाइक DEFG, है ना, 4 डेटा डिस्क में ऐड कर सकता हूँ। और एक होता है टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है, वो अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा ये सारी चीजें। तो टेम्परेरी स्टोरेज इसका रहेगा 8 GB का, ठीक है। अगर ये वाले वर्जन की बात करेंगे तो इसमें 2 कोर CPU रहेंगे, 8 GB रैम रहेगी, डेटा डिस्क में 4 ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। इसका जो क्या प्रोसेसिंग है वो भी ज़्यादा है, और टेम्परेरी स्टोरेज इसका 16 GB रहेगा। तो समझ में आया, इसका इसे बोलते हैं VM साइज, ठीक है। तो बेसिकली पूछा जाता है VM साइज आप कहाँ से सेलेक्ट करते हो, या आप कौन सा लोगे, है ना। तो अगर मैं अभी टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ तो मैंने ले लिया B2S में मेरे को 4 GB रैम मिलेगी, 2V कोर CPU मिलेगा, और डेटा डिस्क मिलेगी मेरे, मैं 4 डेटा डिस्क ऐड कर पाऊंगा, और टेम्परेरी स्टोरेज मिलेगी 8 GB की। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला क्लियर है ना। देखो Yes, sir. इसमें लिखा है ना साइज में, सिलेक्ट अ VM साइज टू सपोर्ट द वर्कलोड। सपोर्ट द वर्कलोड का मतलब हो गया कि आपको कंप्यूट रिसोर्सेज सिलेक्ट करने हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, है ना, दैट यू वांट टू रन। द साइज दैट यू चूज देन डिटरमाइन द फैक्टर्स सच एज प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। और क्या कह रहा है, और भी ज्ञान दे रहे हैं, Azure offers a wide variety of size to support many types of uses. Azure charges an hourly price, ये तो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है ना, ये देख रहा है कि ये 3000 पर मंथ का ये इसका चार्ज आ रहा है ना। अभी रुको, आवरली भी आएगा। अभी मैं यूजर नेम लेता हूँ इसका, यूजर नेम में ले लेता हूँ इसका
VM01 स्मॉल में ले लेते VM01 और पासवर्ड ले लेता हूँ ये पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेम मैंने रख दिया। पासवर्ड का कुछ वो है उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कुछ द एडमिशन पासवर्ड इसमें ना शायद रिस्ट्रिक्शन है कि आप 8 डिजिट से ज़्यादा का पासवर्ड लोगे, एक स्पेशल करेक्टर होगा, है ना, न्यूमेरिक करेक्टर होंगे, ऐसा जैसे अपना नॉर्मल पासवर्ड में रहते हैं ना, वही सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो इनबाउंड पोर्ट, यहाँ पे क्या है ना, सिलेक्ट इनबाउंड पोर्ट। ये जो पोर्ट है, पोर्ट आरडीपी होता है रिमोट डेस्कटॉप। आरडीपी का पोर्ट नंबर होता है 3389। ठीक है, 3389 हम इसे इनेबल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ये डिसेबल कर दूंगा तो फिर हमें आरडीपी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें आरडीपी मतलब अभी मैं रिमोट भी लूंगा ना, वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसे लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आरडीपी अगर मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा तो फिर मेरे को रिमोट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आरडीपी सेलेक्ट करके रखूंगा। ओके, यहाँ पे कर लिया ये। देखो अभी ये जितने मैं, हाँ हाँ बोलो। आरडीपी का मतलब क्या हुआ सर? आरडीपी का मतलब अभी समझ में आएगा। आरडीपी का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, तो रिमोट डेस्कटॉप होता है, अभी आएगा बताऊंगा मैं। ठीक है, रिमोट लूंगा मैं अभी वर्चुअल मशीन का, अगर रिमोट नहीं ले पाऊंगा अगर मैं यहाँ पे इनेबल नहीं करूंगा। ठीक है, आरडीपी पोर्ट होता है। ये सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी आपको, अभी पहला प्रैक्टिकल है अपना बेसिकली, है ना, तो धीरे धीरे चलना है, ये सब आप लोग परफेक्ट हो जाओगे इन सब में। नेक्स्ट, अभी क्या पहली बार कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि अरे इतना सारा, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो वो 2 मिनट में हो जाएगा। उसके पीछे थ्योरी क्या रहती है ना, वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अब आए डिस्क में। देखो बेसिकली ना, अगर पूछता है, वो पूछता है बेसिकली द वर्चुअल मशीन का क्या स्टेप है, क्या कैसे बनाते हो, तो उनसे बोलना है वर्चुअल मशीन में मैं जब मैं पहले तो मैं रिसोर्स ग्रुप, एक पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप और वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट होना चाहिए जिसमें मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, है ना। वर्चुअल, उसके बाद जब मैं वर्चुअल मशीन पे बनाऊंगा तो मैं वर्चुअल मशीन सर्च करके क्रिएट करूंगा। क्रिएट करने के बाद मेरे को बेसिकली टैब ओपन होंगे जिसमें बेसिक टैब ओपन होगा। तो बेसिक में मुझे वर्चुअल मशीन का नेम, है ना, वर्चुअल में पहले किस रिसोर्स ग्रुप में मेरे को डालनी है वर्चुअल मशीन, उसका नेम और उसका साइज, इमेज और वीएम साइज में सेलेक्ट करूंगा, जो मेन मेन चीजें है ना, इमेज और वीएम साइज में सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं डिस्क में जाऊंगा, है ना। डिस्क कौन सी, मेरी ओएस डिस्क, मतलब अब सी ड्राइव के लिए हम बात कर रहे हैं। फिर मैं सी ड्राइव में जाऊंगा, सॉरी डिस्क में जाऊंगा और उसमें सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को कौन सी डिस्क चाहिए, प्रीमियम एसएसडी चाहिए, स्टैंडर्ड एसएसडी चाहिए या स्टैंडर्ड एचडीडी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है देखो, प्रीमियम एसएसडी बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस सेंसिटिव लोड। सबसे बढ़िया जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो प्रीमियम एसएसडी की है। स्टैंडर्ड एसएसडी जो वेब सर्वर वगैरह हम यूज करते हैं, लाइटली यूज एंटरप्राइज एप्लीकेशन अगर मेरे पास है ना, वो स्टैंडर्ड एसएसडी में चल जाएंगी। और स्टैंडर्ड एचडीडी बेसिकली बैकअप के लिए यूज होता है ना। और बैकअप हम जब लेते हैं तो स्क्रीनशॉट, अब मैं बैकअप लेना जब बताऊंगा तो मैं स्क्रीनशॉट अभी बताऊंगा, अभी है ना आज के लेक्चर में, कि स्क्रीनशॉट किसी डिस्क का कैसे लेते हैं। तो हम स्टैंडर्ड एचडीडी लेंगे। तो अभी मैं ले लेता हूँ स्टैंडर्ड एसएसडी, क्योंकि मैं एक वेब सर्वर बनाने जा रहा हूँ और मेरे को ऐसा कोई डेटा नहीं है, एप्लीकेशन रन नहीं करानी है जहाँ पे मेरे को एक प्रीमियम एसएसडी की जरूरत पड़े। ठीक है, तो उसे बताओगे बेसिक में ये करेंगे, डिस्क में ये करेंगे, मतलब मेजर पॉइंट बताओगे कि बेसिक में मैं रिसोर्स ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करूंगा, रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करूंगा, वर्चुअल मशीन का नेम दूंगा, फिर उसका इमेज और साइज सेलेक्ट करूंगा, है ना। दूसरा, फिर डिस्क में जाऊंगा, डिस्क में मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को कौन से टाइप की डिस्क चाहिए, बेसिकली ओएसडी जो मेरी सी ड्राइव की तरह काम करती है। फिर मैं नेटवर्किंग में जाऊंगा और अपनी वर्चुअल मशीन को जॉन से सबनेट में अटैच करना है, विद इन दैट वर्चुअल नेटवर्क में अटैच करूंगा। ठीक है, अब नेटवर्किंग डिस्क में और तो कुछ रह नहीं गया। ठीक है, नेटवर्किंग में गया, नेटवर्किंग में मुझे कुछ नहीं करना, जो मैंने वर्चुअल नेटवर्क को सबनेट बनाया था ना, अब मुझे उसमें ऐड करनी है।
तो मैंने वर्चुअल नेटवर्क वीनेट 01 बनाया था, है ना, और मेरे को इसी में ऐड करना है, तो वर्चुअल नेटवर्क ये, अब वर्चुअल नेटवर्क 1 में जितने भी सबनेट होंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अभी एक ही है ना, तो एक दिख रहे हैं, तो इसमें मैं ऐड करूँगा। अगर मेरे को 5 सबनेट होते तो मेरे को देखना पड़ता कि कौन से सबनेट में मुझे वर्चुअल नेटवर्क मशीन बनानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी एक जी है तो सर। हमने एक ही में बना दिया, एक ही में बना दिया। अभी देखो यहाँ पे आओ, पब्लिक आईपी। अभी हम लोग कई सारी प्रैक्टिकल करेंगे, है ना, जहां जहां पे भी पब्लिक आईपी आएगा और हमें पब्लिक आईपी लेना होगा, तो हम कभी पब्लिक आईपी देंगे नहीं, हम केवल उसका नाम देंगे। जैसे अभी इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया है ना, बाय डिफॉल्ट इसने नाम ले लिया है। तो जब हम नाम देंगे और जब हम रिसोर्स को क्रिएट करते हैं तो एजोर अपने तरफ से एक पब्लिक आईपी हमें असाइन कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी दे रहा हूँ, यानी कि पब्लिक आईपी का मतलब है कि मैं इस वर्चुअल मशीन को पब्लिकली एक्सेस कर पाऊंगा। अभी आप में से कोई लैपटॉप पे जब होगा, मैं कहूंगा कि आप में से कोई भी जो लैपटॉप पे है वो ऐसे एक्सेस करे तो आप लॉग इन कर पाओगे उसे, यानी पब्लिकली ओवर द इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर सकता है वाया पब्लिक आईपी थ्रू पोर्ट 3389। हाँ बोलो, कौन है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या आप में से? चलो ठीक है, तो अभी पब्लिक आईपी है ना, पब्लिक आईपी का मतलब है कि हम पब्लिक आईपी हम देते हैं जहां पे हमें पब्लिक एक्सेस चाहिए अपने रिसोर्स का ओवर द इंटरनेट। तो पब्लिक आईपी का के लिए चाहिए मुझे? पब्लिक रिमोटली एक्सेस करने के लिए। हाँ, रिमोटली एक्सेस करने के लिए पब्लिकली ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं क्रिएट न्यू करूं, यहाँ पे इसी आईपी का, है ना, इसी आईपी का एसकेयू दिखा रहा है। ये सारी चीजें ना अपने नोट्स में मेंशन करना कि ये पब्लिक आईपी का ये यूज होता है। पब्लिक आईपी के 2 एसकेयू टाइप होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड। तो बेसिक और स्टैंडर्ड में अंतर ये होता है कि स्टैंडर्ड इज मोर सिक्योर। ठीक है, मोर सिक्योर का मतलब ये है कि मैंने आरडीपी किया था ना, आरडीपी इनेबल किया था ना नीचे जाके अभी, है ना, तो आरडीपी में इनेबल नहीं करता तो कोई एक्सेस नहीं कर पाता इसे, क्योंकि इसका आईपी जो है ना वो स्टैंडर्ड है। अगर मैं बेसिक सेलेक्ट करूंगा तो वो एक बार चेक करना, शायद वो हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि बेसिक और जब हम लोड बैलेंसर पढ़ेंगे, है ना, लोड बैलेंसर में क्या होता है कि 2 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। एक होता है बेसिक लोड बैलेंसर, एक होता है स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर में जब हम वर्चुअल मशीन ऐड करते हैं, ठीक है, तो बेसिक लोड बैलेंसर में वही वर्चुअल मशीन ऐड हो सकती है जहां पे उसकी आईपी बेसिक होगी। वर्चुअल मशीन की आईपी भी बेसिक होनी चाहिए और लोड बैलेंसर की आईपी भी बेसिक होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर में क्या होगा, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर में क्या कहते हैं, लोड बैलेंसर की आईपी भी स्टैंडर्ड होगी और वही वर्चुअल मशीन ऐड होंगी उस लोड बैलेंसर में जहां पे मेरा एसकेयू स्टैंडर्ड है। कोई ऐसी वर्चुअल मशीन जो जिसका एसकेयू बेसिक है मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा स्टैंडर्ड में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेंशन भी होगा, SKU must match the SKU of the load balancer with which it is used। तो बेसिकली हम इसे अच्छे से लोड बैलेंसर वाले में देखेंगे, बट हाँ SKU में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक जो स्टैंडर्ड है वो मोर सिक्योर है। ठीक है, अभी मैं स्टैंडर्ड ही से रखता हूँ, अलाइनमेंट, डायनामिक, स्टैटिक, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो अभी आपको पब्लिक आईपी पता चल गई, ओके, U1 से क्या कहते हैं, अभी आपको पब्लिक आईपी पता चल गई और उसके एसकेयू क्या होते हैं वो पता चल गया कि 2 होते हैं, बेसिक होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, अभी मेरा सारा काम हो चुका है। मैनेजमेंट में मुझे अगर मैं जाता हूँ, एक चीज और थी डिस्क में, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क डिस्क में आ गया हूँ मैं। ठीक है, डिस्क में यहाँ पे जब मैंने स्टैंडर्ड एसएसडी की, नीचे एक है ऑप्शन डिलीट विद बीएम, तो यहाँ पे इनेबल है। अगर मैं हटा दूं तो क्या है, जब मैं वर्चुअल मशीन डिलीट करूंगा
तो ये मेरी SSD डिलीट नहीं होगी, जो मेरी OS डिस्क है वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि डिस्क अलग यहाँ पे ना सारी चीजें अलग है। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप शट डाउन किया या लैपटॉप खराब हो गया तो सारी चीजें खराब हो गई, है ना। डिलीट यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा मैंने वर्चुअल मशीन डिलीट करी और मैंने यहाँ पे डिलीट विद VM टिक किया है, तभी ये OS डिस्क डिलीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया, नेटवर्किंग हो गया। मैनेजमेंट में जाएंगे, मैनेजमेंट में यहाँ पे अगर मेरे को बैकअप लेना है तो मैं इनेबल बैकअप कर दूंगा, है ना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें अभी मत पढ़ना, आगे धीरे धीरे सारी चीजें जाएंगी। मॉनिटरिंग में एनेबल बूट डायग्नोसिस, ठीक है। यहाँ पे बूट डायग्नोसिस अगर मैंने इनेबल कर रखा है तभी मैं मॉनिटरिंग कर पाऊंगा उस वर्चुअल मशीन की बाय एजोर मॉनिटर। ये भी एक पार्ट अपना लेक्चर है, वो उसमें आएगा। कुल मिला के अभी आपको केवल यहाँ तक ध्यान देना है, नेटवर्किंग तक, ठीक है। अच्छा, एक एक पूछता है कि टैग हम यूज क्यों करते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है देखने के लिए कि बंदे ने काम किया है कि नहीं किया है। देखो, टैग बेसिकली यूज होता है, टैग का मतलब ये है कि आपने जिस पर्पस के लिए वर्चुअल मशीन बनाई या कोई भी रिसोर्स बनाया, जब भी हम कोई रिसोर्स डिप्लॉय करते हैं तो अपने पास टैग का ऑप्शन जरूर आता है। तो टैग में हम उसमें मेंशन कर सकते हैं कि किस पर्पस से बनी है या इसमें कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है ना। एप्लीकेशन के नाम हम मेंशन कर सकते हैं, वेब सर्वर है कि डेटा सर्वर है, ये कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट चली या किसने इसकी रिक्वेस्ट रेस की थी। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो कि अगला बंदा जो उस वर्चुअल मशीन को देखे उसे ये चीज जरूर पता हो कि ये स्पेशली ये इस चीज से रिलेटेड है ना। लाइक ये किस एप्लीकेशन से रिलेटेड है ना। लाइक मैंने अगर कोई वर्चुअल मशीन बनाई, है ना, और यहाँ पे टैग दे दिया, मैं ये चाहता हूँ कि अगला बंदा जब भी इसे लॉग इन करे तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इसे पता हो, तो जो वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम टैग में दे सकते हैं। क्लियर है ना। इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अभी हम रिव्यू क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, चाहे हम यहाँ पे जाएंगे रिव्यू क्रिएट या चाहे हम यहाँ से कर दें। बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन भरी है, वो बेसिक में जो बेसिक डिटेल अपनी, जैसे कोई भी लैपटॉप होता है तो उसमें क्या होता है, इमेज होती है ना, इमेज होती है और साइज होता है, तो वो वाली उसका नाम होता है, वो किया। डिस्क, OS डिस्क कौन से टाइप की होगी वो भी मेरे को पता होना चाहिए। जब भी मैं लैपटॉप अगर परचेज करने जाता हूँ या सर्वर के लिए जाता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे डाली, और फिर मैं नेटवर्किंग में ऐड करता हूँ क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन एक्सेसिबल बनानी है। ठीक है, तो अभी मैं रिव्यू क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, इसकी कॉस्ट वो दिखा रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये स्टैंडर्ड B2S, उसकी जो कॉस्ट है वो 4 रुपये 17 पैसे पर आवर है ना। यानी कि अगर मैं 1 घंटे इसका यूज करूंगा तो मेरे जो कॉस्ट आएगी वो 4 रुपये 17 पैसे आएगी। 2 घंटे यूज करूंगा तो उसकी डबल आएगी। तो आवरली बेस, मतलब पे एज यू गो, पे एज यू गो मॉडल है ना अपना। जो एज्योर की बात हम लोगों ने की थी वो पे एज यू गो मॉडल था, तो वो इसीलिए पे एज यू गो मॉडल है कि हमारे हर एक रिसोर्स की कॉस्ट जब तक हम यूज करते हैं तभी तक हमें देनी पड़ती है। तो अब ये है कि वर्चुअल मशीन अगर आपने क्रिएट की तो और आपने डिलीट नहीं की तो आपका हर आवर का पैसा मतलब बढ़ता जाएगा। दूसरा चीज ये, अगर आप उसे स्टॉप कर दोगे, है ना, तो उसका पैसा नहीं मतलब जैसे आपने शट डाउन कर दिया अपना तो आप यूज नहीं कर रहे उसे, तो वो कैसे करते हैं बताऊंगा। तो इसे क्रिएट कर देता हूँ मैं। जब आप लोग लेक्चर दोबारा से देखते हो ना तो बहुत ध्यान से देखा करो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लिया करो, और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैं कई बार रिपीट करूंगा लेक्चर में तो आपको याद हो जाएंगे। हिमांशु भाई, इसमें एक NSG ऑप्शन था, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। NSG ऑप्शन का एक लेक्चर है, मैंने बताया ना, NSG और SG बताऊंगा, टेंशन मत लो।
ओके हम्म? अभी अगर सब बता दूंगा तो यार है ना, तो आप लोग थोड़ा सा वो हो जाओगे। अभी जब आप करने बैठोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। अभी ये पहला लेक्चर में जो प्रैक्टिकल है मैं बहुत आराम से लेता हूँ, जिससे कि एक्चुअली क्या है ना, आप लोग अभी फैमिलियर नहीं हो। जो लोग फैमिलियर हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो नहीं फैमिलियर है पोर्टल से, तो उन्हें ये देखे अरे पता ही नहीं चलेगा, अरे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। ऐसा होता है ना कि मैं तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मुझे पता है तो मुझे इजीली दिख रहा है। बट जो नहीं, आप लोग जब थोड़े से हैबिचुअल हो जाओगे पोर्टल के, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी चीजें। ठीक है राहुल भाई। ओके सर बेसिकली एज्योर का पोर्टल भी यही होगा इन फ्यूचर अगर हम जाते हैं कहीं तो? यही होगा और काम भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन ऐसे ही बनाओगे जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, और बाकी रिसोर्सेज भी वैसे ही बनाओगे। ठीक है समझे? सर। हाँ बाकी यहाँ पे जैसे हम अपनी मेल आईडी और अपना लॉगिन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपना कंपनी का यूज करेंगे। इज इट? हाँ, वो आपको लॉगिन प्रोवाइड कर देगी ना। अभी यूजर एक्सेस कंट्रोल होता है, आईएएम होता है ना। आई अभी मैं बताऊंगा, एडी वगैरह का पार्ट आएगा तो उसमें कैसे आपको क्रेडेंशियल वगैरह, या आप आपके पास जो लॉगिन है ना, आपका एक पर्सनल आपने पोर्टल बनाया होगा ना, लॉगिन बनाया होगा उसमें आप तो उसका भी आप वो ये मान लो कि वो कंपनी का एक्सेस है, वो कंपनी का पोर्टल है। आप अगर आपके पास 10 एम्प्लॉई हैं, आप उसको भी आप अपना एक्सेस दे सकते हो एक नया यूजर नेम बना के। ठीक है, और उसमें आप असाइन कर सकते हो सर, मतलब कि कौन कौन से उनपे एक्सेस रहेगा, मतलब रीड एक्सेस रहेगा कि राइट एक्सेस रहेगा कि दोनों रहेगा कि ग्लोबल एक्सेस रहेगा। ये सारा पार्ट है, सारा पार्ट हम लोग कवर करेंगे, कोई इशू पूरा इसमें सारा है अपने AZ104 में। काफी वास्ट कोर्स है ये। ठीक है, पूरा आपको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की नॉलेज रहेगी इसमें। अभी देखो ये मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, अभी 9 बज रहे हैं, किसी को कोई मतलब जल्दी तो नहीं है? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो अभी मैं देखो यहाँ से भी गो टू रिसोर्स, जब भी हम कोई चीज डिप्लॉय करते हैं तो गो टू रिसोर्स आ जाता है, तो हम वहां से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन में आ गया, जिसका नाम था वेब सर्वर 01। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसे, VM का नाम था है मेरा server 0। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं वर्चुअल मशीन बनाई है, तो वर्चुअल मशीन सर्च की थी ना, तब वहां पे कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं थी, तो नहीं दिखी थी, तो केवल क्रिएट का ऑप्शन दिखा था। अभी मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, वो दिख रही है। ठीक है, और ये इसकी इंफॉर्मेशन दिख रही है कि इसकी पब्लिक आईपी ये है, स्टैंडर्ड V2 है जो मैंने लिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, स्टेटस दिख रहा है इसका, रनिंग है, कौन सी लोकेशन में है, कौन से रिसोर्स ग्रुप में है, डिस्क अभी एक ही है इसमें। ठीक है, और भी चीजें हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, है ना। ऐड फिल्टर में लोकेशन, ये अवेलेबिलिटी सेट की इंफॉर्मेशन, साइज की, कंप्यूटर नेम, VM जनरेशन, मतलब जो जो और भी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐड करने के लिए, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी मैं इस वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ अब। हाँ, हम लोग देखेंगे ओवरव्यू में, कोई भी हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं उसकी सारी डिटेल ओवरव्यू में आती है। ठीक है, इसमें मेरा रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, स्टेटस, रनिंग, लोकेशन, किस सब्सक्रिप्शन में मैंने बनाई है, ये सब्सक्रिप्शन आईडी, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, विंडोज सर्वर 2016 सिलेक्ट किया था, साइज मैंने कौन सा लिया था, स्टैंडर्ड V2S लिया था, V2S में मेरे कितना कोर, 2 V कोर CPU, 4 GB मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पब्लिक IP एक्सेस एड्रेस, मैंने वहां पे बताया था ना कि पब्लिक IP एड्रेस का नाम देना होता है केवल, तो वो असाइन कर देगा। तो इस मेरा जो पब्लिक IP एड्रेस है वो असाइन हुआ है 20.12.195.118। इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, पब्लिक पब्लिक IP।
ठीक है, ये पब्लिक आईपी हमेशा मेरे को मिलती है ना, आरडीपी के लिए यूज होती है, रिमोट डेस्कटॉप के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए, है ना, ओवर द इंटरनेट आरडीपी के लिए यूज होगी। और जो निक पे असाइन होगी सबनेट की रेंज से, एक आईपी जो मैंने बोला था वो होगी प्राइवेट आईपी। ठीक है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में डिफरेंस ये है कि पब्लिक आईपी को हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं और प्राइवेट आईपी के थ्रू हम विद इन द नेटवर्क। मतलब अगर मेरा एक और वर्चुअल नेटवर्क, यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन है इसी नेटवर्क सबनेट के अंदर, है ना, पब्लिक आईपी नहीं है, तब भी हम इस वर्चुअल मशीन से लॉगिन, इसमें लॉगिन करेंगे और इससे इसका आरडीपी ले लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। प्राइवेट आईपी आ जाओ, तो अभी नीचे आओ उसकी, ना प्राइवेट आईपी कितनी है 10.0.1.4, इसे कॉपी करो, और इसे पेस्ट करो। और एक चीज का ध्यान दो कि ये जो आईपी असाइन हुई है जो वो इसकी निक कार्ड पे हुई है और वो इस सबनेट की रेंज से हुई है 10.0 यहाँ तक था ना 1.4, है ना, इस सबनेट की रेंज से आईपी असाइन हुई है 10.0.1 सेम रहा और ये 4 असाइन हो गया। ठीक है, एक आईपी। अब मैंने कहा था कि वहां पे अभी 11 दिख रहे थे, अभी देखो, अभी अगर मैं जाता हूं इसके नेटवर्किंग में जाओ, एक और मैं ओपन करता हूँ टैब, डुप्लीकेट ना, ये पता नहीं क्या है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ बोलिए। जैसे अपने पास 11 आईपी थी ना सर, तो जो 5 एज्योर ने अपने वो कर रखी थी, उससे वो पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी नहीं असाइन करता है, वो हमारी आईपी से ही, मतलब जो 11 हमारे पास थी उससे ही असाइन करता है वो। पब्लिक आईपी तो सबनेट की रेंज से नहीं होती है ना, पब्लिक आईपी सबनेट की रेंज से नहीं होती, वो एजोर करता वो एज्योर करता है ना, प्राइवेट आईपी होती है और उन 11 में से होगी, 5 रिजर्व वालों में से नहीं होगी। रिजर्व आईपी वगैरह गेटवे सबनेट वगैरह में यूज होती है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अभी पता नहीं है कि हमें आगे कौन सी रिक्वायरमेंट हो, है ना, तो कुछ उन्हें ऑटो आईपी असाइन करता है जो, तो उनके लिए वो रिजर्व करके रखता है, कल को आपने वो अगर सर्विस यूज की तो वो एजोर असाइन करेगा उन्हें। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ वर्चुअल नेटवर्क में। वर्चुअल नेटवर्क है ना, अपने पास एक वर्चुअल नेटवर्क है अभी, तो एक को शो करेगा यहाँ पे, है ना, इसके अंदर जाऊंगा, सबनेट में देखूंगा अभी आईपी अवेलेबल कितनी है। ठीक है, अभी अवेलेबल कितनी रहेंगी, 10 आईपी रहेंगी, क्योंकि एक हमने वर्चुअल मशीन को दे दी है, सब एक वर्चुअल मशीन मैंने किया तो उस पर आ गई वो। ठीक है, अभी हम आते हैं, ओवरव्यू हो गया, तो वो यहाँ से मैं स्टॉप कर सकता हूँ वर्चुअल मशीन को, रीस्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप करने के बाद जब ये वर्चुअल मशीन स्टॉप हो जाएगी तो उसे स्टार्ट यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, स्टॉप करूंगा तब हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन डिलीट ना करके केवल स्टॉप करके छोड़ दूं, है ना, तो भी मेरा पैसा नहीं लगेगा।
केवल जब ये रनिंग स्टेट में रहेगी ना, तभी उस टाइम का पैसा लगेगा मेरा। ठीक है, अब मैं आता हूँ कनेक्ट पे। वो पूछता है कि वर्चुअल मशीन को आप मतलब व्हाट आर द मेथड्स टू कनेक्ट वर्चुअल मशीन। तो आप क्या कहोगे? देयर आर टू मेथड टू कनेक्ट द वर्चुअल मशीन। वन इज RDP फॉर विंडोज एंड SSH फॉर लिनक्स एंड अदर इज बैशन होस्ट। ठीक है, RDP हम अभी करके देखेंगे और बैशन होस्ट मैं लेक्चर में आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। बैशन, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? जो RDP है वो क्या कहते हैं, जब मेरे पास पब्लिक एक्सेस है यानी पब्लिक IP है, तब हम RDP का यूज करते हैं और रिमोट कनेक्ट करते हैं। और बैशन इज अगर मेरे को वेब के थ्रू करनी है ना, जैसे कि ये वेबसाइट ओपन हो रही है ना, है ना, वेबसाइट ये एज्योर की ओपन हो रही है, वैसे ही अगर मेरे को ओपन करनी है और सिक्योर वे में, है ना, ये तो पब्लिक है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट सिक्योर वे में एक्सेस करना है ना, तो हम बैशन का यूज करते हैं। तो देर आर टू वेज फॉर कनेक्टिंग एनी वर्चुअल सर्वर। वन इज RDP for Windows server or SSH for Linux server, and second is the Bastion. The difference between the RDP and Bastion is RDP is public access and Bastion is the private access. Without having public IP, we can access the virtual server via URL, है ना, वेब सर्वर मैं बताऊंगा via port 443। तो ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, RDP लेता हूँ इसका। तो RDP के लिए मैंने बताया था कि पब्लिक IP के थ्रू मैं लूंगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा RDP। RDP है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। RDP है रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट। ठीक है, पोर्ट ये जो अपनी पब्लिक IP असाइन होती है वो होती है रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट पे, RDP पोर्ट पे, और उसका पोर्ट नंबर होता है 3389। ये हम NSG क्लास में आएंगे तब मैं और उसे डिटेल में समझाऊंगा और क्या क्या उसमें याद रखना है वो बताऊंगा। अभी मैं इस पर रिमोटली लॉग इन कर रहा हूँ, है ना। इसकी पब्लिक IP जो थी वो मैंने यहाँ पे डाली, वैसे है ना, किया कनेक्ट। इसमें क्रेडेंशियल मेरा जो यूजर नेम मैंने दिया था स्मॉल में VM01 एंड पासवर्ड दिया था मैंने ये वाला। ठीक है, मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा और ओके करूंगा तो देखो ये रिमोट मिल रहा है, इसे किसी मैंने यस, अब ये रिमोट मिल जाएगा मुझे। ये मैं वर्चुअल मशीन में लॉग इन कर रहा हूँ। ये मेरी वर्चुअल मशीन सेंट्रल US के किसी डेटा सेंटर में किसी हार्डवेयर की रैक में जाके एलोकेट हुई है, समझे ना। इट मीन सर अब हमने वो डेटाबेस लॉगिन किया है जहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है, डेटा उसका। हाँ, जहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है, जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की है वो सेंट्रल मैंने, US में। हाँ सेंट्रल US में हमने ये लॉगिन कर ली। ठीक है, अभी इसको कर देते हैं। ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं? नहीं सर ठीक है। सर ठीक है।
एक्चुअली ये 1-1.25 घंटे का लेक्चर था, अभी वो काफी चीजें रह गई हैं, बट अभी 1 घंटा 10 मिनट हो गए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दिस पीसी मंगाए। देखो ये मेरी ओएस डिस्क है ना, 128 जीबी का साइज था ना, इसमें एलोकेट होता है अराउंड 126-127 जीबी, है ना। तो ये मेरी क्या है, ओएस डिस्क ली थी ना मैंने, जो कौन सी ली थी, स्टैंडर्ड एसएसडी ली थी, कौन सी ली थी, स्टैंडर्ड एसएसडी ली थी सर। स्टैंडर्ड एसएसडी ली थी ना, प्रीमियम एसएसडी नहीं ली थी। नहीं तो ये वो है, ठीक है, उसका साइज 128। ये मेरी टेम्परेरी स्टोरेज है, जो उसमें जब मैंने साइज सिलेक्ट किया था तो लास्ट में नहीं दिख रहा था 8 जीबी का होगा टेम्परेरी स्टोरेज। जब मैंने V2S वाला साइज सिलेक्ट किया था, जी जी, लास्ट में Yes, sir. लास्ट में टेम्परेरी स्टोरेज 8 जीबी दिख रहा था, ऊपर वाला कितना दिख रहा था, 16 जीबी दिख रहा था। तो ये वो है, ठीक है। अगर देखो कोई, अभी मैं डिस्को यहाँ पे देखो डेटा लॉस दिख रहा है, एक एक्टिविटी आप करना, ठीक है। क्या क्या करोगे एक्टिविटी, ये देखो इसमें लिखा है डेटा लॉस वार्निंग। ये कहता है जो एजोर है ना, वो ये कहता है कि कोई भी डेटा आप अपनी टेम्परेरी डिस्क में मत रखो, कल को अगर वो रीबूट लेती है तो मेरा जितना भी डेटा है ना वो चला जाएगा उस डिस्क से। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू हैव और टू सेव डेटा इन टेम्परेरी डिस्क, इट इज ओनली यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पज, है ना। टेस्टिंग पर्पज के लिए हमें कोई डेटा अगर हमें रखना है मीनवाइल, है ना, लाइक अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, है ना, टेस्टिंग मतलब मैं ये वाला सेशन ले रहा हूँ, तो मेरे को अगर कोई डेटा यहाँ पे सेव करना है मीनवाइल, मेरे को कोई रिबूट नहीं करना, है ना, कुछ आपको दिखाना है ना, कोई प्रैक्टिकल करना है, तो हम यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन, कोई भी प्रैक्टिकल हो या कोई भी टेस्टिंग हो, तो आप उसे उस टाइम यूज करो, बट आपका जो डेटा जो आपको सेव करना है अगर, तो आप यहाँ मत करो, नहीं तो ये चला जाएगा अगर ये मशीन रिबूट ले ली। तो दो चीजें होती हैं, मैंने आपको अभी मैं पोर्टल पे आता हूँ, एक तो यहाँ पे रीस्टार्ट है ना, और एक है स्टॉप और स्टार्ट। तो मैं यहाँ से भी रीस्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से स्टॉप करके स्टार्ट कर सकता हूँ। इन दोनों में अंतर ये है कि जब रीस्टार्ट करता हूँ, ये मेरी जो वर्चुअल मशीन है ये वाली, ये किसी सेंट्रल यूएस में जाके, है ना, किसी ये डेटा सेंटर में, किसी डेटा सेंटर के किसी रैक में यहाँ पे एलोकेट हुई है ना। जब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ तो ये जो है ना वर्चुअल मशीन जब अप आएगी और रनिंग स्टेट होगा तो वो यहीं पे अप आएगी, इसी रैक में ही आएगी, ठीक है। बट अगर मैंने स्टॉप करके स्टार्ट किया तो किसी दूसरी रैक में जाके ये एलोकेट होगी जब ये स्टार्ट होगी। आगे बात समझ में है तो भाई। हाँ तो सर उससे हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, कि वो कहीं पे भी आके किसी भी रैक में एलोकेट। नहीं ऐसा होता है, सर, वो ऐसा होता है कि जिस, देखो है तो वो, भले वो एजोर हो या वो क्लाउड हो, है तो ये हार्डवेयर ही ना, है तो हार्डवेयर, यहाँ पे भी कोई माल फंक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है ना। तो हो सकता है कि आपकी मशीन एक्सेस ना हो पा रही हो सकता है आपकी मशीन बहुत हैंग हो रही हो सकता है जो यूजर यूज कर रहा है उसके सेशन नहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हो, है ना। तो हो सकता है, क्यों, ये सारे रीजन क्यों हो सकते हैं कि ये जिस जिस हार्डवेयर पे ये एलोकेट हुई है थ्रू वर्चुअलाइजेशन, उस हार्डवेयर में कोई इशू है ना। जनरली क्या होता है जब ऐसा कुछ होता है तो ये लोग पहले से ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम लोगों को एक मेल कर देते हैं कि भाई ये देखो ऐसा है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है और आपके पास एप्लीकेशन रनिंग है, हो सकता है वेब सर्वर हो, वेबसाइट रनिंग हो, लोग यूज कर रहे हो उसे, और बट ये जिस जहाँ पे ये एलोकेटेड है ना, वहां पे हार्डवेयर का इशू आ रहा है। तो आप इतने टाइम तक या तो आप रीस्टार्ट कर दो अपने हिसाब से, कंफर्म कर लो अपने, क्या कहते हैं, कस्टमर से कंफर्म कर लो कि भाई डाउन टाइम ले लो, कि यहाँ जिस टाइम पे आपका, आपकी या तो सर्विसेज इम्पैक्ट ना हो या मिनिमम इम्पैक्ट हो।
क्योंकि रिस्टार्ट तो लगाना ही लगाना है ना। तो आप अपने हिसाब से प्लान करो, आप नहीं करोगे तो फिर हम कर देंगे, तो उसमें फिर हम अपने हिसाब से करेंगे, तब हमें ये रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो रिस्टार्ट कैसे करते हैं, फिर हम ऑफ और ऑन करते हैं, है ना, स्टॉप और स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया। कई बार ऐसा भी होता है बैकअप फेल हो गया, बैकअप का बताऊंगा तब आएगा ये। बैकअप फेल हो गया, साला रीस्टार्ट कर रहे हैं नहीं आ रहा, सर्विसेज उसका जो स्टेप फॉलो कर लिए नहीं आ रहा, तो फाइनली फिर क्या करना पड़ेगा, स्टॉप और स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फाइनली वो दूसरी जगह जाके वो एलोकेट हो जाए। तो एक तो अपना ही होगा। तो आप क्या करोगे, टेम्पररी स्टोरेज में जाओगे और यहाँ पे एक कॉपी करोगे अपनी कोई फाइल, लैपटॉप से कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, है ना, और उसके बाद रीस्टार्ट दोगे। तो रीस्टार्ट के बाद भी ये डेटा शायद ये नहीं, आपका डेटा जाएगा नहीं, फिर आप स्टॉप और स्टार्ट करोगे। उस टाइम पे आपका जो टेम्परेरी स्टोरेज में आपने जो फाइल रखी है ना, जब वो अब आएगी मशीन, तब आप लॉगिन करोगे उसे, क्योंकि रिस्टार्ट या रिबूट के टाइम पे आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, आपको लॉगिन चला जाएगा। अभी मैं रिबूट दूंगा तो ये लॉगिन चला जाएगा इसका, है ना, इस वर्चुअल मशीन का लॉगिन चला जाएगा। तो आप ये चेक करो कि रीस्टार्ट में डेटा जाता है या स्टॉप और स्टार्ट में जाता है। समझ में आया मैंने क्या कहा। टेम्परेरी हाँ, टेम्परेरी स्टोरेज में जाओगे ना, अपनी लॉगिन आपने बनाई, टेम्परेरी स्टोरेज में गए, टेम्परेरी स्टोरेज में अपना कोई फाइल डाली, फाइल यहाँ पे आ जाएगी आपकी। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने पोर्टल पे, पोर्टल पे जाके आप एक बार रीस्टार्ट करोगे। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जब स्टेटस रनिंग आ जाए, है ना, तब आप उसे लॉगिन कर पाओगे पब्लिक आईपी से। उसके बाद आप चेक करना वहाँ पे ऑलरेडी फाइल है जो आपने डाली है, अगर है तो आप स्टॉप करना, फिर स्टार्ट करना, फिर आपकी 100% वो फाइल गायब हो जाएगी वहाँ से। इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज में डेटा नहीं रखना है। सर स्टॉप के केस में हम रिमोट लॉगिन नहीं कर पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे, शट डाउन हो जाएगी। जब यहाँ स्टेटस रनिंग होगा तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं हम एक्टिविटी लॉग पे। एक्टिविटी लॉग में जो जब आप रिबूट वगैरह करोगे ना, तो यहाँ पे सारा आपको एक्टिविटी दिखाएगा, आपने कब रिबूट किया, कब आपने स्टॉप किया, कब स्टार्ट किया। तो जो एक्टिविटी लॉग बेसिकली हम ट्रैक करते हैं एक्टिविटी लॉग में कि कोई अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डिलीट हो गया, है ना, या वर्चुअल मशीन को रिबूट दे दिया किसी ने, धोखे से हो गया, तो क्या क्या एक्टिविटी हुई है, हम हिस्ट्री ऑफ एक्शन चेक करते हैं इन एक्टिविटी लॉग में। ठीक है, अभी तो हमने कुछ यहाँ पे किया नहीं है ना, केवल वर्चुअल मशीन क्रिएट की है ना। अगर मैं अगर यहाँ पे स्टॉप करूंगा ना, स्टॉप करूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा, रिस्टार्ट करूंगा, ये सारी चीज करूंगा, तो एक्टिविटी लॉग यहाँ पे बन के आ जाएगा, और आपका जो यूजर नेम है ना उसके वो सारा डिटेल दिखा देगा कि कौन से टाइम पे क्या हुआ है। तो इजीली ट्रैक होती हैं चीजें एक्टिविटी लॉग में। आईएएम का रोल जब मैं एज रेडी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नेटवर्किंग में आते हैं। नेटवर्किंग में क्या था अपना, वहां पे हमने वो वर्चुअल नेटवर्क वगैरह सेलेक्ट किया था, वर्चुअल यस सर, नेटवर्क और आईपी सबनेट। सबनेट वगैरह। देखो, नेटवर्किंग जब भी हमें नेटवर्क इंटरफेस में आना हो तब हम नेटवर्किंग में चेक करते हैं। जब भी हम इनबाउंड और आउटबाउंड रूल, हम जो अभी एनएसजी रूल पढ़ेंगे, है ना, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल हमेशा नेटवर्किंग में मिलेंगे। आईपी वगैरह चेक करनी है तो हमें नेटवर्किंग में मिलेगी। तो मैंने आपसे बोला था कि देखो, निक इंटर है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे मेरी आईपी क्या कहते हैं एलोकेट होती है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे मेरी आईपी एलोकेट हुई है। देखो, निक प्राइवेट आईपी कितनी है, इतनी, और पब्लिक आईपी क्या है, ये। ठीक है, अभी मैं नेटवर्क इंटरफेस, अभी मैं ये इनबाउंड और आउटबाउंड रूल तो अलग है मेरा। ठीक है, ये मेरा लेक्चर अलग है अपना एनएसजी वाला, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल नेटवर्क इंटरफेस में देखते हैं हम क्या होता है। नेटवर्क इंटरफेस के अंदर गए, ये नेटवर्क इंटरफेस बनाया मेरा।
इस वीक के लिए आपके लिए अच्छा खासा पढ़ाई के लिए हो जाएगा, नोट्स बनाने के लिए। कल भी लेक्चर है ना, ये वाले लेक्चर में तो कवर किया। चलो कवर हो गई तो फिर नहीं हो जाए, ठीक है। तो आईपी का यहाँ पे जो नेटवर्क इंटरफेस के अंदर मैं देख सकता हूँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल नेटवर्क मेरा कौन सा है, वीनेट 01, है ना। वर्चुअल नेटवर्क वीनेट 01 है। वो कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। वॉइस में सर वॉइस क्लियर नहीं है। वही नहीं आएगी। सारा वॉइस में बहुत ज्यादा। मैं डिक्लाइन कर दूंगा एक बार,